चलो देखो, चलो रेडी। कहा था कि पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के अनुसार निम्न में से कौन कौन से बंदरगाह पश्चिमी समुद्र तट पर हैं। देखो, पश्चिमी समुद्र तट, पूर्वी समुद्र तट, दो बन हो। भारत के कितने तट हैं? 2 तट है। तटीय क्षेत्र कितने हैं? 2 है, एगो पूर्वी तट, एगो पश्चिमी तट। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि पश्चिमी तट पर ये कौन कौन से बंदरगाह हैं। ये सब बंदरगाह है तीनों हैं, तो कौन सा है? तो अब देखो, ये देखो पहला है सुपारा। सुपारा जो कि महाराष्ट्र में है। देखिए, हाँ, सुपारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद बारबेरिकम। बारबेरिकम जो है ना, वो कराची जो कि पाकिस्तान में बहुत चला गया है, वहाँ पर पड़ेगा। बारबेरिकम कहाँ पड़ेगा? कराची में। हाँ, कराची में, जो कि फिलहाल पाकिस्तान में है। और पोदुका। पोदुका जो है आपका वो तमिलनाडु में पड़ जाएगा। पोदुका तमिलनाडु में पड़ जाएगा। और मुजरिस कहाँ पड़ेगा? केरल में। मुजरिस कहाँ पड़ेगा? केरल में। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये वाला पोदुकम को छोड़कर चूंकि ये तो तमिलनाडु में है, इसके बाद ये सारा कराची हो गया, कराची वाला में बारबेरिकम हो गया, इसके बाद सुपारा महाराष्ट्र वाला हो गया, ठीक, मुजरिस हो गया, मुजरिस केरल वाला हो गया। ये सब किस साइड हो जाएगा? पश्चिमी तट पर। हाँ, पश्चिमी तट पर। तो ये आंसर कौन सा हो गया? 1 2 3 किसने दिया है? हाँ, ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए। और एक बात ध्यान रखना होगा कि पोदुकम जो है ना, इसी को अरिकमेंडू कहते हैं। ये सब चूल काल के मतलब समय के हैं। हाँ, पोदुका चूल काल के हैं, अरिकमेंडू इस समय उसको अरिकमेंडू बोला जाता है। ठीक है, हाँ, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? तो वस्तु वास करने वाली योग्य भूमि को क्या कहते हैं? वस्तु का मतलब है कि जहाँ मतलब आदमी निवास करने योग्य है, जहाँ आदमी रह सकते हैं, वैसे भूमि को क्या कहते हैं? वास्तु। क्षेत्र, खेती के लिए उपयुक्त भूमि, वैसा भूमि जो खेती करने के लिए उपयुक्त है, वैसे भूमि को क्या कहते हैं? क्षेत्र। और खील, देखो खील यानी कि नहीं जोते जाने भूमि को खील कहते हैं। ये भी सही है आपका, ठीक ना। यानी खील ऐसा भूमि था जिस पर खेती नहीं हो रहा था, या हम लोग खेती उस पर नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये भी सही है। यानी ए बी सी सही हो गया। तो गलत कौन हुआ? डी। गलत कौन हुआ? डी। यानी कि अपरहत यानी जोती गई भूमि नहीं, गलत बात है। जोती गई भूमि नहीं होगा, ये बंजर भूमि है, इस पर खेती नहीं हो पाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये कैसा भूमि है? बंजर भूमि, ठीक ना। 3 नंबर, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है? ठीक ना। विष्णु के किस 10 अवतार है ना जी? विष्णु कितने अवतार हैं? 10 अवतार है, जिसमें 9 तक तो हो गया है, 10वां आने वाला है। तो वही बोल रहा है कि जो 9वां अवतार कौन सा है? तो बराह का अवतार है, ठीक ना। कौन सा बराह मतलब जानते हो? सुअर। बराह मतलब सुअर। चलो आगे देखते हैं। क्या हुआ? बराह हुआ, वही बराह बता दिए हम। किस हड़प्पा स्थल से फारस की मोहरें मिली हैं? देखो, फारस की मोहरें लोथल से मिली है। फारस की मोहरें कहाँ से मिली है? लोथल से। क्योंकि देखो, लोथल से ना हम लोग का जो हड़प्पा काल में व्यापार मतलब बंदरगाह कहाँ था? लोथल में था। बंदरगाह कहाँ था? तो वहीं से मतलब जैसे कोई व्यक्ति मतलब इसका मोहरे लेते जाता होगा ना, तो वहीं तो गिर गया होगा। तो लोथल से हमको क्या मिला है? फारस की मोहर, क्योंकि लोथल से ही तो व्यापार होता था। बंदरगाह तो लोथले में था ना। भोगवा नदी, लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है, ठीक ना। लहरा के देखो, बनवाली कहाँ पे है? बनवाली, हाँ, बनवाली कहाँ का? रंगोई नदी पर है, ठीक है। बनवाली आपका पड़ जाएगा वो बनवाली, रंगोई गुजरात में ना, हरियाणा में ना, देख लो। देखो अब इसके बाद अगला देखो, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? देखो, अब देखो मोहम्मद गजनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मोहम्मद गजनी जो था ना, भारत पर 17 बार हरियाणा में ना, ठीक है, हरियाणा में है। बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा में। चलो गुजरात में, रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात में। बालाकोट हमको लग रहा है कि उड़ीसा में होगा शायद, ठीक ना, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने? बालाकोट पाकिस्तान में है, चलो ठीक है।
तो निम्नलिखित में किसमें मोहम्मद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? ठीक है ना। तो मोहम्मद गजनी जो था भारत को कुल कितने बार आक्रमण किया जी? 17 बार। और उसका 17वां जो था 25-26 के दशक में 26 ईस्वी में था, जो कि एकदम सफल इसका मतलब बहुत बोला जाए तो बहुत सफल था वो। इससे बहुत सारा उसको धन संपत्ति का मतलब प्राप्त हुआ था। ठीक ना। तो मोहम्मद गजनी 17वां जो कब किया था आक्रमण वो नहीं बोल रहे हैं। 17वां आक्रमण 25-26 के ईस्वी में किया था सोमनाथ मंदिर, क्योंकि उसको ना पाता किया जो कि देखो क्या है ना कि जितना भी क्षेत्र पर आक्रमण कर रहा था ना उसे धन संपत्ति की उतना प्राप्ति नहीं हो पा रहा था। तो उसने पता किया कि आखिर ये लोग धन संपत्ति कहाँ रहते हैं, तो पता चला इसको कि सब लोग मंदिर में रहते हैं छुपा कर। इस जो पता चला इसके अनुसार उसने सोमनाथ मंदिर पर 25-26 के दशक बोल रहे हैं 25-26 ईस्वी में 1025-26 वही 1025-26 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और लूटकर सब लेकर चला गया। ठीक ना। तो लेकर चला गया तो वहाँ के मंदिर को भी तोड़ दिया था। तो उसको पुनः किसने? भीमदेव ने किया था उसका। फिर पुनर्निर्माण किसने किया था? भीमदेव ने किया था। पुनर्निर्माण किया था, तोड़ दिया था उसको। चलो देखो ताजुल मसीर हसन निजामी। ताजुल मसीर के जो था ना ये किसने लिखा था? हसन निजामी। फिर इसके बाद खजाइन उल फतू कौन था? तो अमीर खुसरो। खजाइन उल फतू अमीर खुसरो। तारीख मुबारक शाही। चलो देखो ताजुल मसीर हसन निजामी। हाँ इसको किसने लिखा था ताजुल मसीर को? तो इसको लिखा था आपका हसन निजामी। ठीक है। खजाइन उल फतू को किसने लिखा था? अमीर खुसरो। खजाइन उल फतू को किसने लिखा था? अमीर खुसरो। इसके बाद सी हो गया तारीख मुबारक शाही। इसको लिखा था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक ना। तारीख मुबारक शाही को किसने लिखा था? याहिया बिन सरहिंदी। अब देखो डी नंबर है फतवा जहादेरी जियाउद्दीन गरनी का है। इसने जियाउद्दीन गरनी लिखा है। चलो एक बार फिर बता दो। ताजुल मसीर किसने लिखा है? हसन निजामी। ठीक। खजाइन उल फतू किसने लिखा है? अमीर खुसरो। तारीख मुबारक शाही किसने लिखा है? याहिया बिन अहमद सर हिंदी। फतवा ए जहांगीरी किसने लिखा है? जियाउद्दीन गरनी। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखो बाग ए फिरदौस की स्थापना किसने किया है? बाग ए फिरदौस की स्थापना किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद बेगड़ा। तीनों बाग ए फिरदौस का स्थापना किसने किया है? महमूद बेगड़ा ने किया है, याद रखना। निम्नलिखित ऑप्शन भी हो जाएगा। निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम के अनुसार सजाए। अब देखते हैं कौन कब हुआ था, इसके बाद पता चल जाएगा। सरनाल का युद्ध कब हुआ था? 1572 में। सरनाल का युद्ध कब हुआ था? 1572 में। अब देखो इसके बाद बेलग्राम या कनौज का युद्ध इसे बोलते हैं 1540 में। 1540 में 39 में युद्ध हुआ था। बेलग्राम का 40 में हुआ था। ठीक ना। इसके बाद धर्मट का युद्ध 1658 में। धर्मट का युद्ध 1658 में होता। जजाऊ का युद्ध देखो जब जहांगीर था ना हाँ, तो उसके जीते रहते हुए भी उसके मतलब सब पुत्रों में युद्ध हो गया था उत्तराधिकारी के लिए ना है। तो उसका ट्रिक है बाघ का खदेड़ा। हाँ बाघाघाट का युद्ध, धर्मट का युद्ध, सामुगढ़ का युद्ध, खेड़ा का युद्ध। यही 4 युद्ध हुआ था। तो उसी में से उसी दौरान जजाऊ का भी युद्ध हुआ था ना, जो कि 1707 ईस्वी में हुआ। ठीक है 1707 ईस्वी में हुआ था। तो इसी को कालक्रम समझा लो। तो पहले इसमें कौन है? 40-16 हो जाएगा। 1540-16 हो जाएगा, यानी कि बेलग्राम का युद्ध हो जाएगा। तो 2 नंबर पहले लिख लो। तो इसमें ए नहीं तो बी। फिर इसके बाद कौन आ जाएगा आपका 1572 यानी कि सरनाल का युद्ध। इसके बाद आ जाएगा 1, 2 के बाद कौन आ जाएगा 1, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलो लगा देते हैं।
अब देखो टीपू सुल्तान के बारे में किसने कहा था कि वह नई नीति चलाने वाली अशांत आत्मा है? इसमें किसने किया? थॉमस मुनरो ने कहा था। कौन? थॉमस मुनरो ने कहा था। चलो नेक्स्ट, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा उसका। किस अंग्रेजी डॉक्टर ने मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री का सफलतापूर्वक इलाज किया था? देखो किस मुगल डॉक्टर ने मुगल सम्राट शाहजहां जो थे ना, नहीं बोलते शाहजहां के जहाँ की बोलते ना, सॉरी, शाहजहां की पुत्री रहे जहाँ आ रहा थी ना, जहाँ आ रहा थी उसकी पुत्री जहाँ आ रहा थी ना, उसी का इलाज किसने किया था? उसका ग्रेवियल बोर्टन ने किया था, ठीक ना। तो मतलब देखो थोड़ा जान लो उसके बारे में कि तो शाहजहां का जितना भी संपत्ति था ना, उसका आधा हिस्सा अपनी पुत्री जहांआरा को दान किया था, दे दिया था। बाकी सब जो बचा था ना उसी को उसके अपने पुत्रों में या अदर जितने लड़की थी उसमें बांटा गया था, ठीक ना। क्योंकि उस समय के अपने समय के पूरा विश्व में जहांआरा ना बहुत धनी थी, सबसे अधिक धनी थी, ठीक ना। उस समय की धनी महारानी थी, ठीक ना। आज जब ये इसका इलाज किया था ना ग्रेवियल बोर्टन, तो इसको इतना संपत्ति दान में दे दी, इतना संपत्ति दे दी, उसको आगे कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बलिता हो तो तेलंगाना कृषक आंदोलन, ठीक ना। तो तेलंगाना कृषक आंदोलन था ना एक प्रकार के गुरिल्ला जैसा था, ठीक ना। अच्छा ये बताओ तेलंगाना कृषक आंदोलन कब हुआ था जी? तो 1946 से 51 तक चला था। 1946 में चालू हुआ था, 1951 तक चला था, ठीक ना। तो ये गुरिल्ला युद्ध से संबंधित था। कौन सा? तेलंगाना कृषक आंदोलन, ठीक ना। कृषकों का आंदोलन था। चलो कब हुआ था क्लियर है ना? 1946 से 51। व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादन किसने किया था? व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादन किसने किया था? विवेकानंद ने किया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रोजा पवित्र राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था की थी? 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां, ठीक ना। अब्दुल गफ्फार खां जो थे 10 रोजा पत्रिका आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रारंभ की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? देखो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ना, तो सिविल सर्विस में मतलब प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे सिविल सर्विस। हाँ, तो इसको हटाया गया था, ठीक ना। तो हम पाबंदी लगा हटा दिए थे लोग, ठीक ना। तो 1874 में इसको हटा दिया था अंग्रेज लोग, ठीक ना। पहले कुछ मतलब वेतन लगा कर हटा दिए थे, हाँ हटा दिए थे लोग। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया? देखो महात्मा गांधी जब आए थे ना साउथ अफ्रीका से भारत आए थे ना, तो क्या हुआ था ना, उस समय इनको पता चला, इनको मैसेज मिला राजकुमार शुक्ल के द्वारा, हाँ राजकुमार शुक्ल के द्वारा इनको मैसेज मिला था ना कि ऐसा ऐसा हो रहा है, चंपारण में तिलकटिया व्यवस्था लगा दिया है लोग, हमको बहुत नुकसान हो रहा है। तो जैसे ही उसमें उतर पड़े, जैसे ही पैदल उतर पड़े, तो उस समय का साउथ में देखा जाए ना, तो जी रंगा तो थे ना किसान नेता सबसे, एन जी रंगा बहुत बड़ा किसान नेता था। इसने सोचा कि हम यहाँ का नेता हैं तो दूसरा कोई कैसे उतरेगा, इसीलिए इसने उसका विरोध किया था। महात्मा गांधी का जी रंगा ने विरोध किया था, हाँ चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 ईस्वी की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी, ठीक ना। किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 के अधीनस्थ मतलब संधि की बातचीत की थी? चार्ल्स मेटकॉफ। किसने बात की थी? चार्ल्स मेटकॉफ। हाँ, क्या बात की थी कि राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 में अधीनस्थ संधि की बात की थी। मेटकॉफ ये गवर्नर था। चलो देखो 17 नंबर, विश्व के इतिहास में वह भारतीय सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली की? तीनों बोल रहे हैं कि विश्व के इतिहास में पहली सभ्यता कौन थी जिसमें शिक्षा एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर, जिसमें शिक्षा एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की
प्रणाली थी। हाँ तो वही होगा थी। सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किसने किया था? हाँ, इसके बाद इधर उधर होगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 स्टैम्प एक्ट कांग्रेस की जो 13 में से 9 उपनिवेशों की प्रतियोगिता से मिलकर बना था 1765 ईस्वी में किस स्थान पर बैठक हुआ? स्टैम्प एक्ट कांग्रेस की जो 13 में से 9 उपनिवेशों के प्रतियोगिताओं से मिलकर बना था 1765 ईस्वी में किस स्थान पर बैठक हुआ था? तो ये हुआ था आपका निवार शहर में। कहाँ हुआ था? स्टैम्प एक्ट। हाँ, स्टैम्प एक्ट बैठक कहाँ हुआ था? निवार शहर में। चलो निम्नलिखित में पुस्तकों पर विचार कीजिए। देखो ये दिखा रहा है कि डोनाल्ड ड्रॉक, डोनाल्ड ड्रॉक हुआ, ड्रॉक है। फिर इसके बाद मिकी माउस, तीसरा हो जाएगा आपका सिली सिपनिज। ये जो पुस्तक है ना, ये पुस्तक हाँ वाल्ट डिज्नी का है। ठीक है, वाल्ट डिज्नी का है। ये सभी पुस्तकों किसने लिखा है? वाल्ट डिज्नी। चाहे डोनाल्ड ड्रॉक बोलो या मिकी माउस बोलो या सिली सिपनिज कहो, ये सब किसने लिखा है? वाल्ट डिज्नी, या एक वर्ड में डिज्नी बोलो चलेगा। चलो चालुक्य कालीन अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ? चालुक्य के समय ना कैसा लिपि था? वो कन्नड़ और तेलुगु दोनों था। ठीक है ना। चालुक्य कालीन अभिलेखों में लिपि कैसी थी? तेलुगु और कन्नड़ दोनों थी। देखो ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। 21 नंबर सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं कहलाता है। देखो खगोलीय पिंड, जितना भी सब आकाश में चमकते हैं ना, कोई भी पिंड हो वो सब खगोलीय पिंड कहा जाता है सभी को। यानी एक ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। ठीक ना। टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है जी? उत्तरी अटलांटिक कटक का। ठीक ना। टेलीग्राफ पठार किसका हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक जो दो पार्ट में है ना जी, विश्वोत्तरी से ऊपर हो तो उत्तरी अटलांटिक है, नीचे हो तो दक्षिणी अटलांटिक। ठीक ना। तो ये ऊपरी वाला में है। ठीक ना, यानी उत्तरी अटलांटिक कटक में है। कौन? टेलीग्राफ पठार। अब देखो उत्तरी अटलांटिक है जो ना, इसमें ज्यादा व्यापार से मतलब व्यापार इसी राज्य से बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा व्यापार किस महासागर से होता है? अटलांटिक महासागर। हाँ, तो वो इसीलिए बोल रहे हैं कि टेलीग्राफिक पठार कौन है? माने टेलीग्राफ सेवा, मतलब उसी में सेवा ज्यादा होता है ना, आता जाता है, व्यापार वगैरह होता रहता है, बहुत ज्यादा बिजी रहता है। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिससे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? देखो क्यूरेसियो। ठीक ना। वो कौन सी धारा है जी? क्यूरेसियो धारा है, क्योंकि यहाँ का पानी काला है ना, इसलिए काली धारा बोलते हैं। और क्यूरेसियो जानते हो कहाँ है? प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। एक कैसा है जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। क्यूरेसियो कैसा है? गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और आगे देखा जाए तो अकर्टिका धारा है, कैलिफोर्निया की जलधारा है। ठीक, गल्फ स्ट्रीम ये भी गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम ये भी अटलांटिक महासागर में भरने वाला है। ठीक ना। आगे तो विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। देखो विश्व का धान जीन बैंक कहाँ? फिलीपींस में। कहाँ पर है जी? फिलीपींस। फिलीपींस का राजधानी कहाँ है? मनीला। चलो अब देखो आगे निम्नलिखित में से आगे बताओ। मनीला बोले तो तू क्या बोलते हैं? मनीला विश्व विकास बैंक। हाँ, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। चलो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? देखो बिहार को देखा जाए तो बिहार किस सत्ता है जी? नेपाल सत्ता है ना, बांग्लादेश सत्ता है ना, बांग्लादेश नहीं सत्ता, पश्चिम बंगाल सत्ता है। तो पश्चिम बंगाल तो राज्य हो गया, तो बिहार तो नेपाल तो सत्ता है। चलो एक तो सत्ता है ना। तो इसके बाद देखो छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ तो कुछ सत्ता नहीं है ना, छत्तीसगढ़ नहीं सत्ता है। इसके बाद उत्तराखंड को देखोगे तो उत्तराखंड आपका नेपाल से सत्ता है, नेपाल से सत्ता है। इसके बाद चीन से भी सत्ता है उत्तराखंड। इसके बाद मेघालय तो बांग्लादेश से सत्ता है। लेकिन छत्तीसगढ़ मात्र एक ऐसा राज्य है
मात्र एक नहीं और सारा भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है लॉकलेट राज्य बोल सकते हो, या किसी देश से सटा नहीं, अदर कंट्री से नहीं टच करता है। चलो तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है, बहुत तेजी से हिमालय का है तो बहुत तेजी से पिघलता है, ठीक ना। हिमालय के पिघलने की गति क्या है जी, बहुत फास्ट है, बहुत अधिक है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे आकर गंगा में, देखो अमरकंटक से सोन नदी निकलती है जी, अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, और उत्तर की ओर या फिर उत्तर पूर्व बोल दो, ठीक ना, उत्तर की ओर बोलो, कहीं उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व भी देता है, तो उत्तर की ओर से जाकर सीधे डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है, दानापुर के पास गंगा में मिल जाती है। बाकी देखा जाए चंबल बेतवा केन, ये जो है ना, ये निकलती है मध्य प्रदेश के आसपास निकलती है, और यह जाकर जमुना मिलती है। पहले कहाँ मिलती है, यानी ये बोल सकते हैं कि जमुना की सहायक नदी है। इसके बाद जमुना नदी जाकर गंगा में मिलती है, फिर तो इनडायरेक्ट हुआ ना, इसलिए डायरेक्ट कौन मिलेगा, सोन नदी। दिक्कत है। चलो, मानसून की उत्पत्ति की व्यवस्था निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जाती है, ठीक ना। तो मानसून की दक्षिणी दोलन हो गया, नहीं उत्तरी दोलन हो जाएगा, दोलन दो बोल दिया है, इसका उत्तरी दोलन होगा। मानसून का उत्पत्ति की व्यवस्था व्याख्या निम्न में किस सिद्धांत पर नहीं किए जाते हैं। तो देखो, जेट स्ट्रीम सिद्धांत पर होता है, दक्षिणी दोलन पर होता है, तापीय सिद्धांत पर होता है, उत्तरी दोलन पर नहीं होता है, ठीक है ना। आगे देखो, भारत के निम्नलिखित में से टाइगर रिजर्व, ठीक है, का अपना आधिकारिक शुभांकर मूर्ति द बारहसिंघा है, माने क्यों ना कहते तो ये हो जाएगा आपका कान्हा टाइगर रिजर्व का, ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व का हो जाएगा आपका कौन, मूर्ति द बारहसिंघा शुभंकर है कान्हा टाइगर रिजर्व का। ये शुभंकर क्या है, तो मूरी द बारहसिंघा है, ठीक है। तो कान्हा पन्ना ये सब कहाँ है जी, मध्य प्रदेश में। कान्हा पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद तो वो राजस्थान, नमेरी असम में, ठीक है। भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली किस्म कौन है, क्या बोलते हैं, हाँ, भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली किस्म कौन सी है। तो इसमें आपका देखो अर्जुन हो जाएगा, अर्जुन हो जाएगा, और इसके बाद सोनालिका, ये दोनों क्या है, धान की, ये ना गेहूं का है। अर्जुन और सोनालिका किसका है, गेहूं का। पूछ रहे हैं, हाँ देखो गेहूं का पूछ ही रहा है, तो गेहूं का पूछ रहे हैं, तो अर्जुन भी गेहूं का है, और सोनालिका भी गेहूं का है, तो यही दोनों हो जाएगा। अब बोने के बोल देगा तो बोने का बोल देगा तो जया हो जाएगा, ये बोने पौधे का है जया। तो ये हमको लोग का आंसर जो हो गया ना, ये सी नंबर हो गया, 1 और 4। ये और देख लेते हैं, जया और पद्मा, ये क्या है, धान की है, जया और पद्मा धान की है, ठीक है। और सब बहुत सारा है, फिलहाल इसमें भी याद रखते हैं। 31, भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या 2011 के प्रतिशत सर्वाधिक है। देखो, नगरीय जनसंख्या का बात कर रहे हैं ना, यानी परसेंटेज जितना है उतना में मैक्सिमम क्षेत्र पर उसी को परसेंटेज होते हैं। जितना भी उसका भूभाग है उसका मैक्सिमम एरिया में क्या है, नगरीय क्षेत्र है। ऐसा राज्य कौन है, गोवा। ऐसा राज्य कौन है, गोवा। इसके बाद देखा जाए तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य बोला जाएगा परसेंटेज आधार पर, तो आपका मुंबई हो जाएगा, ठीक है ना, मुंबई हो जाएगा, वही महाराष्ट्र हो जाएगा। चलो, तो हम लोग का आंसर कौन हो गया, ये हो जाएगा गोवा। अब देखो राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 2, 3, 4 दिया, ठीक ना। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद से हल्दी राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है, इलाहाबाद से हल्दिया। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहाँ से है, देखो सदिया से धुबरी, 3 कहाँ से है, कोलम से कोटापुरम, कोटापुरम बोलते हैं, कोटापुरम। और इसके बाद 4 नंबर है लास्ट वाला, जो कि काकीनाडा से मरकानम, ठीक है, काकीनाडा से मरकानम, ठीक है। ऐसे ही याद रखेंगे हम लोग। तो देखो, इसमें सबसे लंबा कौन है, तो मान के चलिए, तो लुसेंट में दिया है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लंबा है, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है, लेकिन ज्ञान बिंदु अकादमी के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लंबा है, ठीक है। तो देखा जाएगा ऑप्शन में। चलो आगे देखो, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ, गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में है जैविक खेती केंद्र है, ठीक है ना। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा
जिससे पर्यावरण संरक्षण कर सकता है कहलाता है। राष्ट्रीय जैविक खेती कहाँ है ना? दिल्ली, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जैविक खेती वहीं पर होता है। अब देखो किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसमें पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं वहन क्षमता। उसको क्या बोलते हैं? वहन क्षमता बोलते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। क्या कहलाती है? वहन क्षमता। आगे देखो वायु प्रदूषण का स्रोत मीथेन किसे? देखो मीथेन जो है ना CH4 जो बोलते हैं मीथेन कई जगह से निकला। जैसे देखो आपका धान का खेत है ना, उसमें कौन सा गैस पाया जाता है जी? मीथेन पाया जाता है। कोयले के खदान में कौन सा गैस होता है? मीथेन। उसी के चलते उसमें आग लग जाएगा और साथ भी लेकर जाएगा ना खदान में आग लग जाएगा। ये जो हम लोग नॉर्मल करते हैं ना, जो मोबाइल का टॉर्च जो भी कोई भी इलेक्ट्रिक ले जाएंगे बढ़ने वाला वो आग लग जाएगा। इसीलिए उसको सेफ्टी लैंप का कौन सा जिसका हेमसिर देवी ने खोज किया था उसी को यूज करते हैं। देखो जब जानवर की जुगाली करते हैं ना, पगड़ी जिसको बोलते हैं हम देहाती भाषा में, तो उस वक्त भी कौन सा गैस निकलता है? मीथेन। यानी कि सभी आंसर हो जाएगा ना, यानी 35 का डी हो जाएगा। 35 कौन सा आंसर होगा? डी हो जाएगा 35 का। आगे जैव विविधता में परिवर्तन होता है। देखो जैव विविधता में परिवर्तन कब हुई? माने बढ़ी घटी। तो देखो भूमध्य रेखा पर जैव विविधता ज्यादा है ना, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ देखने को मिलता है? भूमध्य रेखा पर। हाँ, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर जैव विविधता में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर बढ़ता है, ठीक है। क्यों बढ़ता है जी? क्योंकि वहाँ पर अधिक ताप मिलता है, वर्षा भी अधिक मिलता है और पौधों को चाहिएगा ताप और जल, वही ना, ताप और वर्षा चाहिए और उपलब्ध है वहाँ पर। तो जाहिर सी बात है ज्यादा देखने को मिला, तरह तरह से पौधे उगेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार कब शामिल किया गया? देखो ये 1861 में किया गया था। कब किया गया था? 1861 में। देखो समझो इसको। तो उस समय मतलब राजा तीन गो रजवाड़े थे ना, उस तीनों लोग को वहाँ पर मतलब उस समय कर दिया गया था। तो उसी समय मतलब जब 1861 में जब शुरू हुआ था ना, उसी समय तीन भारतीय को मतलब दिया गया था ये सब पद। कब? 1861। अगला 38 भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो देखो ये कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, 1946 में आया था ना कैबिनेट मिशन योजना। कब आया था? 46 में। हाँ 46 में तो करीब आया था, तो 46 में कैबिनेट मिशन आया था। हाँ, तो इसी के अनुशंसा पर इसने ही कहा था कि आप लोग एक तो संविधान सभा का गठन कीजिए, इसके बाद 7 फॉर्म दिया जाएगा आपको। तो ये जब आया ना, तो इसी की संतुष्टि पर हम लोग संविधान सभा का गठन किया गया। तो देखो आंसर हो जाएगा डी आपका 39 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द वर्ष 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? देखो बंधुत्व फ्रांस से लिया गया था। संप्रभुत्व मतलब जान ही रहे हो, संप्रभुत्व असमानता जान ही रहे हो, ठीक ना। देखो संप्रभुत्व हम लोग 1950 में 47 में बन गए थे, हमारा देश संपूर्ण तो उसी समय बन गया था। समानता भी था, लेकिन अखंडता का बात करें तो 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया था। तो इसको 3 गो चीज जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 गो शब्द जोड़ा गया था। कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के दौरान, ठीक है ना। चलो देखो 40 नंबर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है? देखो तो देखो 46 नंबर जो है ना आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों से अन्य वर्ग के भी जो कमजोर हैं उन सबके लिए है, ठीक ना। तो आर्टिकल जो 46 है ना किसके लिए है जी? देखिएगा आर्टिकल मतलब 46, तो उसमें मिलेगा अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में चर्चा करते रहेगा, ठीक ना। अब इसके बाद 45 देखिएगा एक पीछे आर्टिकल 45, तो मतलब 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, जो वही बोलते हैं ना आंगनबाड़ी, 45। हाँ, तो वही वाला है, किधर है ना आगे देखिए। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि
भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। ये देखो आर्टिकल 361 याद रखिएगा, 361 याद रखिएगा। 361 जो आपको बता रहा है ना कि राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। यानी कि कोई भी कदम उठाएगा राष्ट्रपति तो उसके लिए न्यायालय उस पर पूछ नहीं करेगा, और न्यायालय पूछेगा तो जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। ये किस आर्टिकल में बोला गया है? यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाए, देखो यदि सरकार जो है ना राज्यसभा में पारित हो जाए तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है। राज्यसभा से थोड़े कुछ होता है ना, लोकसभा से होता है। तो इसमें से डी हो जाएगा आंसर। एक प्रधानमंत्री अपना क्या पद देगा? नहीं, वो लोकसभा से न होता है, बहुमत होना चाहिए लोकसभा में। फिर संसद भंग हो जाएगा, संसद कैसे भंग हो जाएगा? नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा? नहीं, वैसे तो कुछ हुआ नहीं, तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है तो जनहित याचिका कहाँ से ले गया था जी? अमेरिका से। जनहित याचिका कहाँ से ले गया था? अमेरिका से। ठीक है, आगे देखो 44 भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिया गया है? तो 11 में, भाग 11 में केंद्र राज्य विधायी संबंध, और केंद्र राज्य बीच संबंध बोलेगा ना तो भाग 12 में हो जाएगा। केंद्र राज्य बीच 10 में क्या है? 10 में क्या है? दल बदल है ना, दल बदल होगा। फिर 13 में व्यापार है। 13 में क्या है? व्यापार है। भाग 13 में व्यापार है। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात लग चुके हैं? भाई वित्तीय आपात अभी तक तो नहीं लगा है। हाँ, राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है, वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगा है। चलो अब देखो प्राथमिक सुधार आयोग वर्ष 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संतुष्टि की थी के अध्यक्ष कौन थे? देखो सबसे पहले जिसने लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संतुष्टि प्रकट की थी ना, वो कौन थे? तो इसमें तो मान चलो एक तो हो जाएगा, दूसरा लेकिन मोरारजी देसाई यहाँ पर सही होगा, तो नहीं दिया है। उसका नाम था के हनुमान थैया। के हनुमान थैया थे, लेकिन मोरारजी देसाई दिया है तो यही मारेंगे, क्योंकि के हनुमान थैया नहीं दिया है ना, तो मोरारजी देसाई यहाँ चलेगा। अगर के हनुमान थैया रहता तो उसी को हम लोग सेलेक्ट करते। चलो 47 लिखते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समानता विशेषता होती है। तो देखो अल्प विकसित व्यवस्था जो होगा ना, उसका प्रति व्यक्ति आय निम्न रहेगा, पूंजी निर्माण की निम्न दर रहेगा, निम्न आश्रित अनुपात रहेगा, तीसरे क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना नहीं होगा। 1 2 3 हो जाएगा, नहीं इसका 1 2 हो जाएगा। वही निम्न आश्रितता अनुपात है। निम्न आश्रितता कैसे होगा भाई? इसका प्रति व्यक्ति आय भी कम है, पूंजी निर्माण हो ही नहीं रहा है, तो निम्न आश्रित है, बहुत आश्रित है। दूसरे को आश्रित तो रहेगा ना, क्योंकि उसका निर्माण दर क्या है? निम्न। पूंजी निर्माण दर भी क्या है? निम्न है, तो दूसरे पर जाहिर सी बात आश्रित रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक और 2 आंसर सही होगा, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित छोड़ो, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? देखो मानवीय विकास सूचकांक का यहाँ पर देखो विकास का बात हो रहा है, किसका? शिशु मृत्यु दर, इससे क्या मतलब है? हाँ, साक्षरता से मतलब है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कैसा है लोगों का, ये सही है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या, ये भी काउंट होगा, लेकिन शिशु मृत्यु दर से थोड़ी मतलब है, जनसंख्या थोड़ी काउंट करना है। अब देखो 50 नंबर गिनी गुणांक। गिनी गुणांक का माप है। देखो गिनी गुणांक जो 0 से 1 तक, गिनी गुणांक का माप क्या है? 0 से 1। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? देखो केल्विन, JS केल्विन ने किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? JS केल्विन। किल्वी है। कैड का रफ्तार क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिवाइस, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, कंप्यूटर एडेड डिवाइस। जियोलाइट क्या है? जियोलाइट देखो हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। जियोलाइट क्या है जी? तो हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होगा। ठीक, देखो आगे देखो आइसोटोप्स के रासायनिक गुण। तीनों आइसोटोप किसको बोलते हैं? समस्थानिक गुण जी। आइसोटोप के समस्थानिक क्या? हाँ, आइसोटोप के रासायनिक गुण देखो। अच्छा, आइसोटोप समस्थानिक के रासायनिक गुण क्या होता है? समान होता है। आइसोटोप का
रासायनिक गुण समान होता है लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है, ठीक ना। आइए तो मतलब समस्थानिक, जैसे में देखो कहने का मतलब जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 3 समस्थानिक हुआ ना, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम 3 को होता है ना। तो सबका देखिए रासायनिक गुण क्या है, समान है, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होगा, देखने से अलग होगा अलग होगा, लेकिन ऊपर केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे ना प्रयोगशाला में तो सब नहीं दिखाएगा, ठीक है। इसके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेक्सा मिथाइलिन डाइमाइन और एडीपीक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है। देखो हेक्सा मिथाइलिन डाइमाइन और एडीपीक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है, तो नाइलॉन छाछट होता है। क्या होता है जी, नाइलॉन छाछट होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। लेंस किससे बनता है जी, लेंस जो है ना ये फिलन कांच से बनता है, किससे बनता है, 55 का बी हो जाएगा आपका, 55 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अब देखो पायरेक्स से प्रयोगशाला वाला बनता है, ठीक ना। कोबाल्ट से आपका ये बोतल बनता है। चलो देखो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों, क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, ठीक है ना। इसका आंसर बी हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर है कि अधिक दाब होता है, मानी कुकर का अंदर दाब क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक ना। हाँ दाब बढ़ जाता है, इसके उसको तापक्रम भी बढ़ जाता है, जिससे अधिक ताप प्राप्त कर उबलने लगता है, पानी कम ताप पर ही उबलने लगता है। चलो ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह देते हैं, क्यों, क्यों मतलब ये सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषक है, यानी कि गर्मी को अवशोषित नहीं करता है, वो उसको मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक ना। तो सी नंबर आपका हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। देखो जब हीरा से कांच में प्रकाश जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ठीक ना। अब देखो अधातुए विद्युत के कुचालक होते हैं, क्यों जी, क्योंकि मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए ना जी, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जो कि अधातु में नहीं होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। अब देखो बस धारा प्रवाह करना है ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, बस। 7 नंबर गुण सूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है। देखो गुण सूत्रों की बात है ना, गुण सूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है, इसका हो जाएगा आपका मध्यावस्था। क्या हो जाएगा, मध्यावस्था। ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठाने का क्या कारण है। देखो ईस्ट मिला दीजिएगा ना आटा में तो गूथ दीजिएगा, इसके बाद वो मतलब आटे उठने लगता है अपने से खुद से, इसका रीजन क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये मतलब गूथे हुए आटे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, ठीक ना। इससे वो मतलब फूल जाता है, रोटी फुलाइएगा ना तो फूलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है इससे। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैसे उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। एजोला और एनाबीना किस मतलब फसल के लिए प्रयोग उपयुक्त उर्वरक है, तो आपका हो जाएगा चावल। क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर हो जाएगा चावल, ठीक ना। एजोला या फिर एनाबीना के लिए उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है चावल के खेती में। चलो काली मिर्च का पौधा है, देखो ये लाता है, तो ये लाता होता है उसमें से निकाला जाता है, तो काली मिर्च पौधा क्या है, मुख्य रूप से लाता है, उसी को बेल कहते हैं, बेल। चलो जीवन चक्र की जीवन चक्र में समझ रहे हो, एक पौधे से नया पौधा का निर्माण करना, उससे क्या होता है जीवन चक्र। तो उसका इम्पोर्टेंट भाग कौन सा है जी पौधे का, तो ये पुष्प हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। देखो प्रकाश के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है, तो देखो ये बोल रहा है ना कि प्रकाश जब होता है ना तो हम लोग को जो ऑक्सीजन मिलता है प्राप्त करते हैं, वो पौधे जो छोड़ता है ऑक्सीजन वो किसको मतलब चेंज करके बनाता है, तो जल को। कहाँ जल है, देखो तो जल का प्रकाश अवघटन, बी नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग में से लंबा कहता है। देखो माने पौधा बौना है, कैसा है, हाँ बौना है, तो उसको लंबा काटना है, तो लंबा किसका प्रयोग करके कर दीजिएगा, साइटोकाइन दिया है, लेकिन हमको लग रहा है जिब्रेलिन होगा। बौने पौधे को लंबा कीजिएगा ना तो जिब्रेलिन से होता है, लेकिन साइटोकाइन होता है। 66 का देख लीजिएगा, ऐसे तो सर्वगुण होता है कि
हमारी तरफ से होगा। सर पौधे में पानी की आपूर्ति किस प्रक्रिया द्वारा? देखो पौधा जो है ना, पौधे में एक तो परागण की क्रिया होता है, परागण। तो परागण की जब हम बताए थे ना कि परागण की क्रिया के चलते ही उसका जड़ जो है ना पानी को खींचता है। हाँ परागण हो जाता है। अब विषण से क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, किस विधि से? तो विषण। ये कैसे हो जाएगा? विषण। लेकिन यदि जल या कहीं जड़ का बात होगा तो आप परागण यूज करेंगे, ठीक है। हाल ही में LIC का अध्यक्ष किसे? LIC के अध्यक्ष किसे? सिद्धार्थ मोहंती को। LIC के अध्यक्ष किसको बने गए हैं? तो सिद्धार्थ मोहंती। हाँ 69। कौन सा देश 2018 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक? भारत है, हम लोग का अपना भारत है जो ज्यादा हथियार आयातक बन गए हैं 18 से 22 के दरमियान। देखो किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट के सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बना दिया है? तो राशिद खान है। हाँ ज्यादा हैट्रिक लिया है। 71। हाल ही में किस राज्य के हस्तकला मातानी पछेड़ी को GI टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य की हस्तकला माता नी पछेड़ी को GI टैग मिला है? ये किस राज्य का? बिहार का होगा। बिहार, गुजरात का है? तो गुजरात का होगा, गुजरात हो जाएगा। किस IT संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक मित्र आयामी 3D कागज आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है जो 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगा सकता है? ठीक ना? हाँ मद्रास से होगा। 72 का हो जाएगा आपका मद्रास, IIT मद्रास जो हमारा है ना डेयरी, वही वाला मिलावट का कुछ भी मिलाएंगे ना तो पता कर लेगा। वैसा IIT मद्रास ठीक ना, वो भी मात्र 30 सेकंड में। बाप रे खराब चले। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम क्या है? देखो नर्स दिवस 2023 का थीम क्या है जी? तो ये आपका हो जाएगा हमारी नर्स हमारी भविष्य, यानी कि हमारी नर्स ही हमारी भविष्य है। यही नर्स दिवस को मनाया जाता है 12 मई को। नर्स दिवस को मनाया जाता है 12 मई। चलो इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तीनों इम्फाल में होगा। इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इम्फाल में। लंदन में बाफ्टा टेलीविजन पुरस्कार समारोह के दौरान बाफ्टा फेलोशिप किसे प्राप्त होगा? तीनों बाफ्टा फेलोशिप किसको प्राप्त होगा? यह कहा था मीरा सयाल को। बाफ्टा टेलीविजन पुरस्कार किसको प्राप्त होगा? मीरा सयाल। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार हो जाएगा। ठीक ना, बिहार के साक्षरता कम है। अच्छा बताओ बिहार के साक्षरता दर में पुरुषों की कितना है? 71%। और महिलाओं को देखा जाता है 51%। ठीक है ना, याद रखिएगा। 77 नंबर बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? यह आ जाएगा आपका रचना बिष्ट रावत। पुस्तक का क्या नाम है? फिर सुन लो, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। ये पुस्तक का नाम है। ये किसका रचना है? तो रचना बिष्ट रावत। देखो किसका रचना है? तो रचना इसी में आइएगा, रचना बिष्ट रावत। देखो चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब है। चलने का अधिकार कोई करेंट कैसे हो गया आपका? देखो वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास साइक्लिनेक्स 2023 का 10वां संस्करण किस स्थान पर शुरू हुआ था? ठीक, कहाँ हुआ था? कोलंबो में। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है ना जी, 2 राजधानी से एक कोलंबो भी है, तो वहीं पर हुआ था कोलंबो में। पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर भारत, देखो पूर्वोत्तर भारत में जैसे 7 डिजिटल है उस साइड में पूर्वोत्तर भारत बोलते हैं उसको, पूर्वोत्तर हिमालय क्षेत्र में। तो अपनी तरह का भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा आपका। 81 जापान के पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कांचा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है? तो ये अपना देश भारत हो गया। भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर 317 रन से हराकर जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया? किसको हराया जी? श्रीलंका को। किसको हराया? श्रीलंका को। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा?
तो मॉन्ट्रियल कनाडा में हो जाएगा। जैविक विविधता देखो, जैविक विविधता कब घोषित हुआ था? 2002 अधिनियम कब आया था? जैविक विविधता अधिनियम 2002, ठीक ना। तो वही पहली बार मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। अब इस बार भी 15वां नंबर का भी कहाँ हुआ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ, ठीक है ना, याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? हाँ, हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इसका अभी तक हो जाएगा, ना सॉरी, केरल हो जाएगा। पुस्तकालय वाला है ना, तो पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन केरल में हो जाएगा। ये वाला देख लीजिए। फरवरी 2023 में I2E2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन कहाँ होगा? किया जाएगा अबू धाबी। I2E2 में ना 4 को देश आते हैं, ठीक ना। इंडिया, ईरान, USA, UAE, 4 को देश आता है। इंडिया, ईरान, USA, UAE, ठीक ना, 4 को देश आता है I2E में। जैसे हम लोग जैसे वो वाला है ना, क्वाड 4 को, इसी तरह से ये भी है, ठीक ना। हाँ, अब देखो आगे वाला देख लो। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के गणित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो IMF, ठीक ना। हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, ठीक ना। IMF का मुख्यालय कहाँ है जी? IMF का वाशिंगटन DC है ना, वाशिंगटन DC है। इसका स्थापना कब हुआ था? IMF का 45 ना, 44 हुआ था, 45 में, ठीक ना। वर्ल्ड बैंक का जब भी था ना 21 आयोग के सिवाय से हुआ था जी। IMF और विश्व बैंक, इसको हमको लग रहा है ना हिल्टन आयोग के, हिल्टन आयोग 22 पर, ये दोनों एक साथ हुआ था। चलो अब देखो, एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संजू हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संजू। आगे देखते हैं 88 नंबर। बगीचों का शहर किसे कहते हैं? कपूरथला को। बगीचों का शहर किसे बोलते हैं? कपूरथला को। चलो अब देखो, पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया था? पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया था? तो आपका हो जाएगा 1972 में आया था पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व। समझ रहे हो? पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व मतलब 4 को हुआ है, 4 को, ठीक है। लास्ट वाला जब करना आएगा 2000 में आया था, लास्ट वाला 2000 में आया था। इसके पहले शुरू में 1950 में आया था। फर्स्ट बार कब आया था? 50 में आया था, 50 में कि 52 में, फिर 62 में आया था, फिर 72 में आया था, 2000 में लास्ट लाए हैं। तो वही पूछ रहे हैं, तो लास्ट वाला गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा सुरक्षा सेवा निवृत्ति लाभ, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लाभ, ठीक ना। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लाभ, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 91। NaCl में कैसा बंधन? आयनिक बंधन है। क्योंकि देखो, जब भी देखिएगा एक तो धातु रहेगा, एक अधातु रहेगा, तो इसमें आयनिक बंधन बनने का चांस रहता है। क्योंकि देखो सोडियम धातु है, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन जो है इसके पास एगो इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो बताओ, इसके पास एक्स्ट्रा है, उसके पास एक कमी है, तो ये क्या करेगा? उसको देगा। तो जब भी एगो दूसरे को देता है ना, एक तो लेने वाला होगा, एक तो देने वाला होगा, तो ऐसे स्थिति में आयनिक बंधन बनता है, ठीक। जब दो को साझा करेगा तो उसमें उप संयोजक बनता है, ठीक ना। जैसे खासकर अधिकांश धातु में होता है साझा करने वाला, ठीक है। हाइड्रोजन बंध सबसे कमजोर कौन हाइड्रोजन बंध होता है? हाइड्रोजन बंध वार्ता करने के लिए हम फोन करते हैं FON। जिस समीकरण में, जिस फार्मूला में अगर F हो या फिर O लगा हो या फिर N हो, तो उसको हम हाइड्रोजन बंधन मान लेंगे, ठीक है ना। चलो आगे देखते, आगे देखो 92। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैंडविच। हाँ, अब देखो थॉमसन किसने? फोटोन को, ठीक है। न्यूटन ने ग्रह के न्यूटन ने क्या बोलते हैं, ग्रह की गति बोलते हैं। न्यूटन के 3 नियम है, न्यूटन ने दिया था। फिर रदरफोर्ड परमाणु के मतलब परमाणु के खोज के लिए नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड ने, ठीक। इसके बाद 93 देखते हैं। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? वो सोनार है। सोनार का प्रयोग समुद्र में गहराई को पता करने के लिए या समुद्र में डूबी वस्तु को पता लगाने के लिए करते हैं। देखो वेंचुरीमीटर जो है ना, किसी भी
मतलब नाली से होकर जल के प्रवाह को मापने के लिए बेंचुरीमीटर का प्रयोग करते हैं। रडार क्या है? किसी भी वायुयान की स्थिति को पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं। इसका खोज टेलर ने किया था। अल्टीमीटर सतह से वायुयान की ऊंचाई का पता लगाने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्राव करता है वो एकमात्र है अग्नाशय या पाचक ग्रंथि, दोनों एक ही नाम है। तीनों ये मिश्रित ग्रंथि है, एकमात्र है अग्नाशय। अब देखो मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम है लेटनोप्रोस्ट। हाँ, छानबे को तो मैं इसको बता दूँ। छानबे का डायरेक्ट मिला लीजिएगा, बना लीजिएगा। छानबे का सी हो जाएगा, छानबे का बी हो जाएगा। इसके बाद 97 का आपका सी हो जाएगा। इसके बाद 98 का आपका ए हो जाएगा, 98 का ए हो जाएगा। इसके बाद 99 का आपका सी हो जाएगा। इसके बाद 100 का आपका ए हो जाएगा।